आज हम जो है वो पहली बार डाटा बेस में डाटा इंसर्ट करेंगे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू, यानी कि फ्रंट एंड के ज़रिए हम जो डाटा लिखेंगे वो हम डाटा बेस में सेव करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो विजुअल स्टूडियो 2010 के बाद वाले वर्जन यूज़ करें 12, 15, 17 या 19, तो उसमें जो है जब आप वैलिडेशन करेंगे तो साथ आपको ये वैलिडेशन की जो है ना वो ऐड करनी पड़ेगी। तो इसको मैंने लिखा हुआ है, अब यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये हमारी वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इस पर क्लिक करें। इस पे आप सबसे नीचे जो है आप इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल एस करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो सारी फाइल्स को कॉन्फ़िगर करेगी, डेटाबेस के साथ जोड़ेगी फ्रंट एंड, वो बिजनेस लेयर को जोड़ेगी फ्रंट एंड से। इस फाइल को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये साथ हेल्पिंग थी, इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ। ये हमारी एप्लीकेशन लेयर है, फ्रंट एंड है या इंटरफेस है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें ये दो बटन बने हुए हैं, ठीक है। ये जो C# लैंग्वेज है ये इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है। यहाँ पे हर काम में कोई ना कोई इवेंट्स होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये बटन पे क्लिक करूँ तो डाटाबेस में डाटा सेव हो जाए, तो ये बटन का क्लिक इवेंट है। बटन का नाम आप ऊपर देख सकते हैं, बटन सेव है, ठीक है। बटन का नाम बटन सेव है। इस बटन का नाम बटन 2 है, इसको भी चेंज कर देते हैं, बटन कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ रह गई थी, मैं ये चाहता हूँ होगा पता क्या, जब यूज़र डाटा सेव करेगा तो तब वैलिडेशन होगी, लेकिन इस बटन के अंदर जो कैंसिल के बटन है इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कैंसिल का बटन हर वक्त बंदा यूज़ कर सकता है, चाहे वो डाटा सेव करना चाहे या ना करना चाहे, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको कॉज वैलिडेशन, इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। जब हम ये कॉज वैलिडेशन की प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देंगे, इट्स मीन्स कि अब ये जो है बटन हमारा, इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई नहीं होगी। अब मैं जाता हूँ सेव के बटन पे, सेव के बटन पे डबल क्लिक किया, ये हमारा एक इवेंट जनरेट हो गया, ठीक है। ये इस इवेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। इवेंट कौन सा है? बटन का नाम, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद जो चीज़ आती है, अंडरस्कोर होता है इवेंट की निशानी है, अंडरस्कोर के बाद जो चीज़ आ रही है वो इवेंट है, इवेंट है क्लिक इवेंट, ठीक है। और एक और इवेंट की निशानी है कि इसके अंदर से ये दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स और सेंडर ऑब्जेक्ट्स का पास हो रहा है, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए तो ये हम नहीं देखते, ठीक है। ये हमारी बिजनेस लेयर है। इस बिजनेस लेयर को देखते हैं सबसे पहले। ये हमारा बटन है, यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे डाटा को सेव करने की। तो मैं यहाँ पे पहले कमेंट दे देता हूँ सेव, ठीक है। डाटा बेस में डाटा बेस के टेबल के अंदर डाटा को मैंने सेव करवाना है, उस मकसद के लिए मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा इन दो ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले इस फॉर्म को, पेज को देख लेते हैं, फिर मैं ये आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले मैंने क्या किया, और सबसे पहले जब मैंने सिर्फ इस पेज पे क्लिक किया, ठीक है, हुआ पता क्या है, ये पहला पेज है default.aspx, उसी का पेज हो गया एक और ओपन हो गया CS पेज। ASPX स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंशन। इसमें आपकी वो फ्रंट एंड डेवलप किया हमने, इंटरफेस डेवलप किया, जबकि CS पेज होता है कोड सोर्स, इसमें आपने C# का कोड लगाया, यानी कि बिजनेस लेयर, बिजनेस लॉजिक्स जो है वो हमने लगानी है। सबसे पहले ये आपको ये जो चीज़ नजर आ रही है, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 6 तक, ये सारी हमारी जो है वो नेम स्पेसिस है। नेम स्पेसिस आर सेट ऑफ क्लासेस टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे क्लासेस का ग्रुप है जो एक खास ग्रुप वो फोल्डर में रखा हुआ है, जिसको नेम स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह की क्लासेस होती हैं जो एक तरह के काम करती हैं, जैसे UI यानी कि इंटरफेस के, वेब के इंटरफेस के लिहाज से कोई काम करना चाहती है तो वो UI के अंदर एक और वो नेम स्पेस है जिसका वेब कंट्रोल्स की नेम स्पेस है। यूजिंग हम कीवर्ड यूज़ करते हैं जब हमने उनको किसी चीज़ को यूज़ करना होता है, इंक्लूड करना होता है नेम स्पेस को।
हम डाटा सेव करें तो हमें ये नेम स्पेस की जरूरत होगी, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये एक ये नेम स्पेस की हमें ज़रूरत होगी, दूसरी नेम स्पेस की हमें ज़रूरत होगी यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, बस। ठीक है, ये दोनों नेम स्पेसेस की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, पहली क्लास जो है नेम स्पेस की ज़रूरत थी, ये हमने ऐड कर दी। अब हम नीचे चलते हैं लाइन नंबर 12 में। पब्लिक क्या चीज़ है? पब्लिक जो है वो मैं आपको बता दूं, पब्लिक इज द एक्सेस स्पेसिफाइड। एक्सेस स्पेसिफाइड जो है वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक्सेस स्पेसिफाइड है हमारे पास, आप पढ़ चुके हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक जो है ये हमें बताया है कि अगर ये क्लास हमारी ये पब्लिक है तो ये बाहर हर जगह पे एक्सेसिबल है। ठीक है, प्राइवेट चीज़ होती है वो छुपी हुई होती है। ठीक है, सिर्फ एक ही क्लास के अंदर या एक ही स्कोप के अंदर वो छुपी हुई रहेगी। ठीक है, जबकि प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर पेरेंट क्लास की, पेरेंट और चाइल्ड की हायरार्की है, यानी कि इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस के अंदर जब आप एक फंक्शन को दूसरे आपस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तब आप प्रोटेक्टेड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है इसके ऊपर अभी मैं बात करता हूँ। पहले आप ये देख लें, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की बात की है। पब्लिक के बाद ये चीज़ जो है वो है पार्शल। पार्शल का मतलब ये है कि इस क्लास के का एक हिस्सा जो है वो ASP.NET ने बना दिया, एक हिस्सा हमने खुद बनाना है। ठीक है, किसी चीज़ के मुख्तलिफ हिस्से कर दें उसको पार्शल करते हैं। कौन सी किसके हिस्से करें वो आगे चीज़ आ रही क्लास, यानी कि आपको पूरी लाइन पढ़ के भी समझ आएगी कि ये एक क्लास हमने बनाई है जो पब्लिकली अवेलेबल होगी, यानी कि हर जगह पे अवेलेबल होगी। पार्शल मीन कि ये जो है इसका एक हिस्सा जो है वो हमने बनाना है और एक हिस्सा जो है वो हमें ASP.NET ने बना के दे दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इस क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम है डिफ़ॉल्ट, और ये जो कॉलन का सिंबल है इसका मतलब है इनहेरिटेंस। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कॉलन से हम इनहेरिटेंस को शो करते हैं, और यहाँ पे ये पेरेंट है। ठीक है, ये पेरेंट नेम स्पेस है। असल में ये एक वेब पेज है, वेब पेज को हमने इनहेरिट किया अपने पेज को, तो हमारा पेज भी वेब पेज बन गया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो है वो चाइल्ड है, पेज जो है ये जो क्लास है यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट UI के अंदर पड़ी है, इस नेम स्पेस के अंदर ये क्लास पड़ी हुई है। ठीक है, और इससे हमारी क्लास इनहेरिट हुई है, तो ये एक चाइल्ड बन गई। ठीक है, अब ये पेरेंट है, उसके अंदर ये चाइल्ड हम बन गया। अब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप यानी इनहेरिटेंस बन गई है, ये याद रखना। अब ये जो फंक्शन है ना, प्रोटेक्टेड वॉइड पेज लोड, प्रोटेक्टेड की मैंने आपको बात नहीं बताई थी अभी, है ना। प्रोटेक्टेड में क्या होगा? अब जो है ये जो पेज है, ये पेज लोड इवेंट जो है ना, ये पेरेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है, चाइल्ड में भी इस्तेमाल हो सकता है। जब कोई फंक्शन आपने पेरेंट और चाइल्ड में हर जगह पे इस्तेमाल करना हो तो उसको आप फिर प्रोटेक्टेड करते हैं। समझा रही बात? ये पेज का लोड इवेंट है, यानी कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जब हमारी वेबसाइट वेब पेज ओपन लोड होगा तो ये लोड होगा, तो तब कोई चीज़ शो करवानी हो तो तब आप ये काम कर सकते हैं। जबकि ये जो है ये सेव का बटन है, इस पर अब हम काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं जनाब, सबसे पहले हम ये सबसे पहले मैं ये जो फ्रंट एंड के टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनसे मैं वैल्यूज लेके वेरिएबल में डालूंगा। ठीक है, वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग यूजर ID इज इक्वल टू TXT लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा TXT यूजर ID। अब उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेनी है तो डॉट लगा के टेक्स्ट लिखूंगा, तो मुझे टेक्स्ट
की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मुझे कितने चाहिए, नेम्स टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेने के लिए मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लगाई। यूजर आईडी, पासवर्ड नहीं, अच्छा पासवर्ड भी ले लेते हैं। pw txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, इसी तरह से स्ट्रिंग यूजर आईडी, पासवर्ड नेम, एड्रेस txt address dot text string txt लिखेंगे। तमाम कीवर्ड जो है वो स्मॉल में आते हैं, ठीक है। एड्रेस, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने वेरिएबल्स बना दिए हैं, ठीक है। उनसे अच्छा ड्रॉप डाउन से भी वैसी वैल्यू लेते हैं जैसे टेक्स्ट बॉक्स से लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से हमने, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इनपुट के लिए भी यूज होती है, आउटपुट के लिए भी यूज होती है। यहाँ पे हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और वो हमने वेरिएबल्स में डाली है, ठीक है। ये हमने फ्रंट एंड से वैल्यू लेके इन वेरिएबल्स में रख ली। अब हमने यहाँ से आगे डेटाबेस में डाटा सेव करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। सबसे पहले स्ट्रिंग क्यूरी, ठीक है, इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। उसके बाद अच्छा मुझे एक, चले मैं यहीं पे बना देता हूँ इसे, स्ट्रिंग ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है। इसमें जो है वो मैंने डेटाबेस के साथ जोड़ना, मैंने यहाँ पे ना लिंक प्रोवाइड करना है जिस डेटाबेस के साथ मैंने इस बिजनेस लेयर को जोड़ना है, ठीक है। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, ठीक है। इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा सर्वर एक्सप्लोरर में, ये मेरी डेटाबेस पर ही है, इस पर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी में जाऊँगा, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सिंपल, इसे कंट्रोल A कंट्रोल C का, ठीक है। इसको, ये एक सिंपल वेरिएबल है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके साथ @ का साइन लगाया हुआ है कि एज इट इज आपने स्ट्रिंग को उठाना है। उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। देन SQL कनेक्शन फोन
कनेक्शन। ये जो है ये हमारी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है कौन, और उसको मैंने इनिशियलाइज किया है, न्यू लगाया तो यानी कि डायनामिकली इनिशियलाइज किया, और उसके अंदर से मैंने पैरामीटर पास कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग का। अब उसने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब नीचे चलते हैं, कौन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन किया। इसके बाद कमांड की क्लास इस्तेमाल करने लगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं CMD। ऑब्जेक्ट तो कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। मैंने CMD कर लिया, आपको भी कोई कर लेंगे जो आपका दिल करता है, ठीक है। अच्छा, इस कमांड के अंदर से आपने 2 पैरामीटर पास करने, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला आपका होगा क्यूरी, दूसरा होगा आपका कनेक्शन, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, आप ऐसे से याद करें। उसके बाद CMD डॉट, आपने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये आगे नीचे डॉट लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वहां से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। उसके बाद कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है। दैट्स इट। ये हमारा फार्मूला है, हमेशा रहेगा। जब भी आपने डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट करना है, आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्यूरी आपकी हर टेबल के लिए डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे मेरा टेबल है, उसके लिए मेरी डिफरेंट क्यूरी है। जैसे यहाँ पे हमारा टेबल है, क्या नाम है उसका, यूजर्स का टेबल है, ठीक है। तो वो हम करते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। ओह, इट्स टेक टाइम, आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि अच्छा जी, चले देख लेते हैं आगे। कनेक्शन, अच्छा ये हमारा यूजर्स का टेबल है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है। उसके बाद कॉलम का नाम, फिर वैल्यूज। ये आप लोगों ने डेटाबेस में देखा होगा, डेटाबेस में इंसर्ट की क्यूरी लगा रहे हैं। जब टेबल में डाटा डालना हो तो उसको हम इंसर्ट करना कहते हैं, ठीक है। और क्यूरी किसको कहते हैं, जब आपने किसी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने तो उसको हम क्यूरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्यूरी करें कि हमने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू यूजर्स हमारे टेबल का नाम है। उसके अंदर हम कॉलम्स डिफाइन करेंगे, ये सारे कॉलम्स का नाम, ठीक है। यूजर आईडी, पासवर्ड, वही वाले नेम होने चाहिए जो इसके हैं, वरना एरर आ जाएगा। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए कैपिटल स्मॉल का इसमें प्रॉब्लम नहीं, इस लाइन में प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। बस आगे होगा, क्योंकि C# केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जनाब। एड्रेस, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, कोमा, कॉलम के बाद कोमा आ रहा है, ईमेल कोमा, SC की सीक्रेट, QSL कोमा, SC के आंसर कोमा, उसके बाद यूजर टाइप कोमा, उसके बाद स्टेटस, ठीक है। अच्छा, स्टेटस भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे बना लेते हैं। स्टेटस को हम फिलहाल ओके कर देते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ओके करूँ। ये एक वेरिएबल बनाया स्टेटस का, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी ओके। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस टेबल के, ये मैंने कॉलम का नाम लिख दिया
टेबल्स के अंदर कॉलम के नाम लिखे। अब मैंने इनकी वैल्यूज भी डालनी है। वैल्यूज मेरी कौन सी आ रही है, यहाँ से आ रही है, याद रखें, ठीक है। तो ये कितनी टेबल, एक कॉलम कोमा दूसरा कोमा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम की वैल्यू सिंगल कोट, उसके अंदर डबल कोट, फिर प्लस प्लस, ठीक है। सिंगल कोट है एसक्यूएल के लिए, एसक्यूएल में स्ट्रिंग हम सिंगल कोट में, डबल कोट सी स्टाफ के लिए। अब अगली के लिए कोमा है उसके अंदर, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद डबल कोट और फिर प्लस प्लस उनकी वैल्यूज, ठीक है। इस तरह से हम काम करते जाएंगे। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप अगर नहीं इसमें मास्टर तो आप कॉपी पेस्ट ना करें, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। काम करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इतनी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 रहेगा 10, ठीक है। पहली वैल्यू क्या हमारी, यूजर आईडी। अब हम वेरिएबल से वैल्यू लेंगे। पहली है यूजर आईडी, यूजर आईडी, उसके बाद क्या है पासवर्ड, देन क्या है नेम, देन क्या है एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, देन ईमेल, देन secret question, then secret answer, then user type और आखिर में हमारा स्टेटस आ गया, ठीक है। ये जो है ये हमने क्या किया है, ये काम थोड़ा सा मुश्किल था समझने। सबसे पहले हमने एक क्यूरी लिखी यहाँ पे, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर हमारे टेबल का नाम है। उसके बाद मैंने कॉलम लिखने हैं पैरेंथेसिस में, पहला कॉलम कोमा दूसरा कॉलम कोमा तीसरा कॉलम चौथा कॉलम। इस तरह से मैंने 10 कॉलम लगा दी। अब इनको वैल्यूज कहाँ से आ रही है, इनको वैल्यूज आनी है जनाब ये सी शार्प के इन वेरिएबल से। तो इन वेरिएबल से वैल्यू लेने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उन वेरिएबल्स को पास किया। ये एसक्यूएल की क्यूरी है, एसक्यूएल को वैल्यूज हम कहाँ से दे रहे हैं, सी शार्प में। तो सी शार्प में वैल्यू देने के लिए पहले हमने सिंगल कोड लगाया एसक्यूएल का, क्योंकि एसक्यूएल में एक करैक्टर यानी n/4 करैक्टर जो हमने रखी हुई डेटा टाइप उसमें सिंगल कोड आता है। उसके बाद डबल कोड हमने लगाया और फिर हमने उसके अंदर प्लस लगा के वेरिएबल्स लगा दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसे हमने फिर कोमा लगाया, कोमे के बाद फिर यही काम किया, कोमा सिंगल, उसके बाद सब डबल कोड के बाद प्लस प्लस लगा के बीच में वैल्यू डाल दी, ठीक है। एंड में हम रिजल्ट शो करने के लिए लेबल हमने बनाया था, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यूजर इज रजिस्टर्ड, ठीक है। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ ये काम हो गया होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब हम इसको फ्रंट एंड पे देखते हैं। अच्छा, ये कैंसिल का बटन रहेगा, कैंसिल के बटन पे क्लिक करें। अच्छा, इसमें ना मैंने आपको बताया था नेविगेशन, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए 2 तरीके। पहला हमने हाइपरलिंक का लगाया था, पीछे वाला देखिएगा। दूसरा तरीका है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। जब आपने बटन के जरिए एक बटन से दूसरे बटन पे, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो तब आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यूज करते हैं। उसके अंदर आपने वो उस पेज का नाम लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करने लगे, इसी पेज पे जब बटन कैंसिल पे करें तो यही वाला पेज दरअसल रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये हमारे पेज का नाम है डिफॉल्ट, उसके साथ ASPX में होगा ये
ASPX को रीडायरेक्ट करेगा, यानी कि इसी पेज पे वो वापस रीडायरेक्ट कर जाएगा, तो जो पहला डाटा होगा वो इसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो वो पुरानी स्टेट को याद नहीं रखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जनाब, इसको भूलना नहीं है। अच्छा, तो ये डिफ़ॉल्ट .ASPX हमारे पेज का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो ये नेविगेशन हो रही